हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज आपका स्वागत करते हैं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। आज 2020 के क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो बिना वक्त गवाए आज के इस सेशन के पहले सवाल की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला सवाल क्या है, सी बी एवो 40 नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि टाइम ऑफ एडवर्ब आपका क्या है, तो नेक्स्ट मंथ है। और ये जो टाइम ऑफ एडवर्ब है ये फ्यूचर का टाइम है। और फ्यूचर का नॉर्मल कोई भी सेंटेंस हो तो उसको हम लोग सिंपल फ्यूचर में रखते हैं। और सिंपल फ्यूचर का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस मेन वर्ब का पहला रूप प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अगर कोई भी घटना भविष्य में समान रूप से घटे तो उसको दर्शाने के लिए हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का क्या करते हैं बाबू, प्रयोग करते हैं। तो जैसे ही वो अगला महीना आएगा वो 40 वर्ष से अधिक की हो जाएगी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी सी विल बी एवो 40, वह 40 वर्ष से अधिक की हो जाएगी नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, हु इज द पर्सन डैश दिस पिक्चर। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिस का प्रयोग जो है वह डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर किया गया है। किसके तौर पर किया गया है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, याद रखिएगा, है ना, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। मोस्टली डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज ये सभी होते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हु इज द पर्सन डैश दिस पिक्चर, इस तस्वीर में कौन सा व्यक्ति है। तो इस तस्वीर में कौन सा व्यक्ति है यानी फ्रेम के भीतर की बात कर रहे हैं। तो फ्रेम के भीतर जब कोई कहीं किसी के भीतर हो, जैसे हम लोग बात करें अगर कोई इसके भीतर हो तो वहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हु इज़ द पर्सन इन दिस पिक्चर, यानी कौन जो है वो व्यक्ति इस तस्वीर में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्लीज गिव मी केक दैट इज ऑन द टेबल। देखिए यहाँ पे एक ब्लैंक से केक के पहले कि प्लीज गिव मी डैश केक दैट इज ऑन द टेबल। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो टेबल पर है वो केक हमको दीजिए, यानी खास केक की बात कर रहे हैं। इस केस को हम लोग माफ करें, केक को हम लोग क्या कर दिए हैं, स्पेशल बना दिए हैं। तो जब हम लोग केक को स्पेशल बना दिए हैं तो इसके पहले जो है वह द आर्टिकल का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी जब किसी भी मटेरियल नाउन को हम लोग खास बना देते हैं तो वहाँ पर हम लोग जो है वह उसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि प्लीज गिव मी, कृपया मुझे दीजिए, द केक दैट इज ऑन द टेबल, जो टेबल पर केक है वो केक क्या कीजिए, मुझे दीजिए। यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखिए करेक्ट सेंटेंस से अक्सर क्वेश्चन रहता है, इसलिए आप इसको निश्चित रूप से ध्यान से देखिएगा। आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो पहला सेंटेंस है ये पहला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल फिट है, सही है कि आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, ये बिल्कुल राइट सेंटेंस है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा सेंटेंस हमारा कैसे गलत है, जरा इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे नो नेगेटिव वर्ड जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आता है। आपको याद रखना है कि नेगेटिव वर्ड जब भी आता है तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आता है, सिंपल जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें। तो यहाँ पर ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पसंद नापसंद की बात जो है वह हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, तो यहाँ पे हैड का प्रयोग हम लोग करेंगे नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आई विल नो लाइक कॉफ़ी। अब देखिए क्या है कि मैं कॉफ़ी को पसंद नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं, ये हैबिट है इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, द टीचर डैश द लेसन यस्टरडे। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो टाइम ऑफ एडवर्ब हमारा है यस्टरडे। अगर किसी भी सेंटेंस में टाइप ऑफ एडवर्ब के रूप में यस्टरडे रहे, लास्ट रहे, पास्ट रहे, अगो रहे, बिफोर रहे, अगर ऐसा कुछ रहता है तो सेंटेंस आपका किस में चला जाएगा, सिंपल पास्ट में।
और जो सिंपल पास्ट होता है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो हमारा सुटेबल वर्ब होगा, क्योंकि ये नॉमिनेटिव केस है आपका, तो यहाँ के बाद नॉमिनेटिव केस के बाद हमारा क्या आएगा, वर्ब आएगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोग राइट आंसर यहाँ पे क्या ले लेंगे, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी टाउट। क्या हो जाएगा बाबू, टाउट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है इट मे रेन वी विल गेट वेट। यहाँ पे हम लोगों को कंबाइन करना है, ये कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे हम लोगों को कंबाइन करना है कि इट मे रेन बारिश हो सकती है, वी विल गेट वेट हम लोग भीग सकेंगे या भीग जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। अब ये कंडीशनल सेंटेंस में जो है वो आपका दो क्लाउज होता है। ये कंडीशनल सेंटेंस जो है इसमें दो क्लाउज होता है। अब दो क्लाउज होता है, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज और दूसरा होता है प्रिंसिपल क्लाउज। अब जरा सा समझिएगा क्या है कि अगर सबऑर्डिनेट क्लाउज हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम आपको बता रहे हैं, तो प्रिंसिपल क्लाउज हमारा किस में होता है बाबू, तो प्रिंसिपल क्लाउज हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है। तो कंडीशनल सेंटेंस क्या है, जैसे यदि तुम मुझे याद करोगे तो मैं भी तुझे याद करूंगा, यदि वर्षा होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस के पैटर्न पे हम लोग इसको जोड़ सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। जैसे इट मे रेन वी विल गेट वेट, अगर वर्षा होती है, शायद वर्षा होती है, हम लोग भीग जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे तो बस कंडीशनल सेंटेंस के पैटर्न पे करेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लाउज को हम लोग जो है वह क्या रखेंगे, तो सबऑर्डिनेट क्लाउज को जो है हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे और प्रिंसिपल क्लाउज को सिंपल फ्यूचर टेंस में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग जो है वह ऑप्शन नंबर सी को देखें तो ये राइट आंसर है, क्योंकि इफ़ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है, वी विल गेट वेट हम लोग भीग जाएंगे, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है प्लीज बी क्वाइट, कृपया शांत रहें, आई डैश माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। देखिए इस सेंटेंस को आप अगर पढ़ेंगे तो आपको ऐसा पता चलेगा कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि शांत रहो, मतलब शांत रहो, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि जिस समय ये बातें कही जा रही है उस समय एक्शन जारी है, यानी ये वाला जो क्लाउज है, ये क्लाउज आपका जो है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। ये वाला क्लाउज किस में है बाबू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑक्सिलरी वर्ब में इज एम आर होते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आई के साथ जो है वह हमारा किसका प्रयोग होता है, एम का प्रयोग होता है। और यहाँ पर देखें क्या है, वैसे भी हम लोग इस ऑप्शन को आसानी से गलत कर सकते हैं। देखिए आई के साथ जो है वह हमारा आर लगेगा नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है। अब देखिए विल के बाद जो है वह वर्ब का पहला रूप का प्रयोग किया जाता है, तो इस हिसाब से ये भी ऑप्शन गलत है। अब देखिए आई के साथ इज लगेगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो फाइनली हमारा आंसर सी ही आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रीता डैश टू द रेडियो। देखिए यहाँ पे क्या है, रीता जो है वह रेडियो सुन रही है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे इस तरह के सेंटेंस में नाउ टाइम ऑफ एडवर्ब के रूप में रह सकता है। तो जैसे हम लोग बोले कि रीता डैश टू द रेडियो नाउ, जिस भी सेंटेंस में टाइम ऑफ एडवर्ब के रूप में नाउ रहता है, तो नाउ रहने के बाद क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। ये क्या होगा बाबू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। ये क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, जिसका स्ट्रक्चर अभी हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब के जगह पे इज एम आर प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो रीता देखिए यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, किसी का नाम है, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। अब यहाँ पर देखिएगा तो रीता के साथ तो एम लग नहीं सकता, तो ऐसे भी ऑप्शन गलत है। हैड के बाद वर्ब का तीसरा रूप आता है, वैसे भी गलत है। देखिए इस तरह से हम लोग ऑप्शन को गलत कर सकते हैं। हैज़ हैव के बाद भी वर्ब का क्या आता है, तीसरा रूप आता है, तो ये ऑप्शन बिना पढ़े हम लोग इसको गलत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एकमात्र विकल्प हमारे पास क्या बचता है, ऑप्शन नंबर ए बचता है। दोनों तरीके से हम लोग आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे आपको पसंद आए ऑप्शन के हिसाब से छांट लीजिए, और या फिर जो है वह कंसेप्ट के हिसाब से बनाइए। तो आई थिंक सो कि कंसेप्ट के हिसाब से बनाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द कैट इज ईटिंग द फिश। यहाँ पर देखिए इसका पैसिव चुनना है।
ये आपका एक्टिव फॉर्म में है और इसका पैसिव बनाना है। तो एक्टिव में है, पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब का चौथा रूप है और ये ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू कि पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को आगे करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, द फिश है। और देखिए यहाँ पे क्या है, आपको ध्यान से समझना है कि फिश का प्रयोग हम लोग सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरह करते हैं, इसलिए कोई इशू नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब इज लगाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो पैसिव बनाने में हम लोग बीइंग का प्रयोग करेंगे, द फिश इज बीइंग। और ईट का तीसरा रूप क्या होता है, ईटेन बाई द कैट। अब देखिए मिलाइए हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है वह बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन हमारा क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए अगर इतना आप नहीं करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा वॉइस है, इस वॉइस में क्या है कि चेंज ऑफ टेंस नहीं होता है। तो चेंज ऑफ टेंस नहीं होता है तो जब ये देखिए प्रेजेंट फॉर्म में है तो ये पास्ट फॉर्म में तो जाएगा नहीं, तो दूसरा ऑप्शन ऐसे भी गलत है। ये भी पास्ट फॉर्म में चला गया तो ये भी गलत है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको इतना पता होना चाहिए कि हमेशा जो है वह पैसिव केस में वर्ब के तीसरे फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जो यहाँ पे नहीं किया गया। तो इस प्रकार से भी हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, सही उच्चारित शब्द को चुनिए, जिस शब्द का स्पेलिंग सही है वो चुनिए। अब यहाँ पर देखिए क्या है, हमारे सामने जो शब्द है वो है विटामिन। अब विटामिन का जो राइट स्पेलिंग होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, VITAMIN विटामिन, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है डैश क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर्स एवरी डे। यहाँ पे जो आपका टाइम ऑफ एडवर्ब है, ये टाइम ऑफ एडवर्ब जो है वह सिंपल प्रेजेंट का है। किसका बाबू, सिंपल प्रेजेंट का। देखिए जिस भी सेंटेंस में टाइम ऑफ एडवर्ब के रूप में एवरी डे रहे, इसका मतलब ये है कि वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है नॉर्मली सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का पहला या 5वां रूप प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर से ये लग रहा है कि ये एक प्रकार का जो है वह कमांड है। तो जब कभी भी कमांड हो तो मेन वर्ब का पहला रूप प्लस हम लोग क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो चूंकि ये कमांड है तो यहाँ पे वर्ब का कोई फॉर्म होगा, तो मेन वर्ब का पहला रूप, तो ये मेन वर्ब का 5वां रूप है, ये तो कभी होगा नहीं। अब यहाँ पर देखिए हमको मेन वर्ब का पहला रूप लिखना है, तो इज के बाद प्रैक्टिस वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि इज के बाद या तो वर्ब का तीसरा रूप आएगा या वर्ब का चौथा रूप, वाज के बाद वर्ब का चौथा रूप या तीसरा रूप, ये भी गलत है। तो इस प्रकार से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और वैसे भी देखिए क्या है, हम लोग चूंकि ये सेंटेंस कमांड का है तो हम लोग बोल सकते हैं प्रैक्टिस क्लासिकल म्यूजिक शास्त्रीय संगीत का अभ्यास कीजिए फॉर 4 आवर्स एवरी डे, प्रतिदिन 4 घंटे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है द मदर सैट इन कॉर्नर डैश हर सन टेक हिज बेबी स्टेप्स। माँ जो है वह कोने में बैठ करके निहार रही है, देख रही है अपने बच्चे को जो है वह चलते हुए छोटे छोटे कदमों से। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर जो है वह आपका जिरंड के फॉर्म में जो है वह हम लोग प्रयोग करेंगे वर्ब का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी द मदर सैट इन कॉर्नर, माँ कोने में बैठी है, वाचिंग हर सन, अपने बेटे को देख रही है, टेक हिज बेबी स्टेप्स, जो कि अपने छोटे छोटे कदमों से चलने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य का चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिएगा, ईदर ऑफ द 3, आपको पता होना चाहिए कि इधर का प्रयोग जो है वह 2 के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं बाबू, 2 के लिए। तो इधर का प्रयोग 2 के लिए करते हैं और यहाँ जो है वह कितने लोग हैं, 3। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी इधर है 3 लोगों के साथ, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आप ध्यान से देखिएगा कि एनी ऑफ, यहाँ पे OF ऑफ प्रीपोजिशन का हम लोग प्रयोग करेंगे, OFF ऑफ प्रीपोजिशन का नहीं, क्योंकि ऑफ का प्रयोग जो है वह अलगाव दर्शाने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं बाबू, अलगाव दर्शाने के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एनी ऑफ द 3 मैन कैन डू इट,
तीनों में से कोई भी व्यक्ति इस काम को कर सकता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड। अब देखिए यहाँ पे ये आपका पैसिव फॉर्म है और इसको एक्टिव में बनाना है। तो एक्टिव में बनाना है तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हैव है। मैंने आपको अभी कहा कि कभी भी पैसिव फॉर्म में जो है वह क्या है, चेंज ऑफ टेंस नहीं होता है। तो चेंज ऑफ टेंस नहीं होता यानी ये विल वाला ऑप्शन नहीं होगा, हैड वाला ऑप्शन नहीं होगा, मे वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो एकमात्र विकल्प आपके पास क्या है, ऑप्शन नंबर सी। एक तो इस तरीका से हम लोग बना सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा क्या है, जो रूल है उसके हिसाब से बने। द विंडोज हैव बीन क्लोज्ड, माफ करें क्लीन्ड, दरवाजा को जो है वह साफ कर दिया गया, माफ करें खिड़की को जो है वह क्या कर दिया गया है, साफ कर दिया गया है। तो खिड़की को साफ कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यानी किसी ने खिड़की को साफ किया। यहाँ पे देखिए कोई भी डिफिनिट सब्जेक्ट नहीं है। तो जब कोई भी डिफिनिट सब्जेक्ट नहीं हो तो हम लोग इनडिफिनिट सब्जेक्ट को मान लेते हैं। जनरली हम लोग समवन का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कि समवन। और चूंकि जितने भी इंडिफिनिट प्रोनाउन हैं ये सभी जो है वह सिंगुलर होते हैं, इसलिए वर्ब हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, हैज़। और हैज़ के बाद वर्ब का तीसरा रूप, समवन हैज़ क्लीन्ड। क्या क्लीन्ड किया, तो द विंडोज, खिड़कियों को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन के हिसाब से भी देखें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है यू डैश द पियानो। देखिए यहाँ पे क्या है, यू डैश द पियानो। अब यहाँ पे इस तरह के सेंटेंस में आपको जो है वह कुछ ना कुछ क्लू दिया हुआ रहेगा। अगर नहीं भी दिया रहेगा तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एट प्रेजेंट लगा हुआ टाइम ऑफ एडवर्ब के रूप में। तो जिस भी सेंटेंस में टाइम ऑफ एडवर्ब के रूप में एट प्रेजेंट रहेगा, इसका मतलब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे इज, एम, आर जो है वह ऑक्सिलरी वर्ब प्रयोग में आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, और यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब अगर हम लोग गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देखते हैं तो यू के साथ एम तो लगेगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो ऐसे भी गलत है। यू के साथ इज लगेगा नहीं, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, गलत है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ यू जो है नॉमिनेटिव केस है। उसके बाद दा प्लेइंग क्या होगा जी, प्लेइंग के पहले दा लगाना कितना उचित है, ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो राइट आंसर हमारा क्या है, एकमात्र विकल्प बचता है ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वी डैश हिम स्टरडे। अब यहाँ पे देखो क्या है, टाइम ऑफ एडवर्ब क्या है, स्टरडे। स्टरडे यहाँ पे टाइम ऑफ एडवर्ब है, और ये जो टाइम ऑफ एडवर्ब है ये सिंपल पास्ट का है। किसका है, सिंपल पास्ट का। तो सिंपल पास्ट के बारे में पता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वी विजिटेड हिम स्टरडे, मैं उससे कल मिला, यानी बिल्कुल बी हमारा सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वी डैश डैट यू वुड सक्सीड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक कंडीशनल सेंटेंस है। एक क्लाउज यहाँ पास्ट फॉर्म में है, तो जब ये क्लाउज पास्ट फॉर्म में है तो आप ये माइंडसेट कर लें कि ये भी क्लाउज हमारा जो है वह किस फॉर्म में होगा, पास्ट फॉर्म में होगा। तो ये भी क्लाउज हमारा पास्ट फॉर्म में होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर ये सिंपल प्रेजेंट में होता तो ये सिंपल फ्यूचर में होता, लेकिन यहाँ विल का पास्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, यानी सिंपल प्रेजेंट की जगह यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, सिंपल पास्ट का। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए। देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर। देखिए नदी के ऊपर जो है वह एक क्या है, तो ब्रिज है। तो नदी के ऊपर ब्रिज है। तो देखिए जब कोई किसी के एक छोर से दूसरी छोर पे जाता है और उसके ऊपरी सतह को छूते हुए जाता है, उसके ऊपर जाता है, तो वहाँ पे हम लोग अक्रॉस प्रीपोजिशन का भी क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। जब कोई किसी के ऊपरी सतह को छूते हुए इस पार से उस पार जाए तो वहाँ पे अक्रॉस प्रीपोजिशन का हम लोग क्या करते हैं बाबू, प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंशु मेड मी माई शूज बिफोर आई वेंट इनटू हर हाउस। देखिए अंशु ने मेरा जूता उतरवाया। टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये कॉजेटिव वर्ब है, और कॉजेटिव वर्ब में मैंने आपको बताया है
कि वेयर इन्फिनेटिव का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो वेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं तो यानी इन्फिनेटिव विदाउट टू, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी अंशु मेड मी टेक ऑफ माई शूज, यानी अंशु ने मेरा जूता उतरवाया बिफोर आई वेंट इनटू हर हाउस, इसके पहले कि हम उसके घर में जाएं। चलते अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है ही सेड टू मी विल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी। अब देखिएगा ध्यान से कि he said to me will you post this letter for me। अब इसको हम लोग जो है वह इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे जरा देखिए, यहाँ पर देखिए क्या है, आप अगर रिपोर्टिंग वर्ब को देखें तो सिंपल पास्ट में है, रिपोर्टेड वर्ब को या रिपोर्टेड स्पीच को देखें तो इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस नो क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा ध्यान से, आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ही, अब सेड टू को हम लोग किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में, और मी है तो क्या लिखेंगे, मी। अब यहाँ पर चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो क्वेश्चन है इसलिए इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, तो इफ का प्रयोग करते हैं। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई, क्या हो जाएगा बाबू, आई हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, विल का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, आई वुड पोस्ट। अब दिस जो लेटर है वो नज़दीक सूचक शब्द दूर सूचक शब्द में बदलेगा, डैट लेटर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फोर है। अब यहाँ पे मी है, मी आपका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो अब अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ रहा है, तो हमारा राइट आंसर आ रहा है ही आस्क्ड मी इफ़ आई वुड पोस्ट दैट लेटर फॉर हिम, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। इस तरह के प्रश्न को आप इजीली बना करके ऑप्शन मिला करके मारें तो ज़्यादा बेहतर है और आसानी से आपसे बन भी जाएगा और बहुत मज़ा भी आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ही इज़ गोइंग डैश लीव नेक्स्ट वीक। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वीक मतलब क्या है, अगले सप्ताह, और लीव का मतलब होता है छुट्टी पर। हम लोग बोलते हैं ऑन लीव, ऑन लीव का मतलब होता है छुट्टी पर। अब देखिए ही इज गोइंग, वह जा रहा है, डैश लीव नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह कहाँ जा रहा है, छुट्टी पर। तो एक फ्रेज है ऑन लीव मतलब छुट्टी पर। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही वाक्य का क्या करना है, चयन करना है, कौन सा वाक्य सही है। अब जरा सा देखिएगा, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, लेकिन ये प्लूरल है तो यानी राइट आंसर यहाँ पे देखिए क्या है, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यहाँ पे भी वर्ब सिंगुलर है। सी वांट्स 3 eggs। अब देखिए यहाँ पे 3 के बाद यहाँ पे एग है, यहाँ पे 3 eggs होने चाहिए, 3 अंडे। अब देखिए क्या है, सी वांटिंग, सी के बाद डायरेक्ट वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग नहीं कर सकते बिना ऑक्सिलरी वर्ब के, यानी तीसरा ऑप्शन भी क्या हमारा गलत है। अब हम लोग चौथे ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो सी वांट्स 3 eggs। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वह 3 अंडे चाहती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 3 के बाद एक्स भी है और सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके बाद जो है वह हमारा क्या है, तो इसके बाद हमारा सिंगुलर वर्ब भी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डैश ही ड्राइव टू वॉक। देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये तो स्पष्ट है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में वर्ब को देख करके हमको ये लग रहा है कि यहाँ पे निश्चित रूप से जो है वह सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ से हम लोग हैज़ को काट लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मनाही तो है नहीं, तो यहाँ पे डू नॉट भी होगा नहीं। अब देखिए डू और डज में ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए डू तो होगा नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, डज ही ड्राइव टू वर्क। और ये सब बहुत ही आसान सवाल है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्टरडे आई डैश टू बाय ब्रेड। देखिए यहाँ पे टाइम ऑफ एडवर्ब क्या है, स्टरडे। अब स्टरडे जब टाइम ऑफ एडवर्ब है तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका सिंपल पास्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे सिंपल पास्ट से एक क्वेश्चन पूछना है तो पूछना है, इसलिए आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा रूप का प्रयोग होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है द टीचर डैश अबाउट द वेदर।
अब देखिए शिक्षक ने जो है वह मौसम के बारे में बात किया, यानी मौसम के बारे में बताया, मौसम के बारे में जो है वह बच्चों से बात किया, बच्चों को बताया। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि बताना या कहना का स्पेलिंग क्या होता है बाबू, टेल, और टेल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, टोल्ड, यानी द टीचर टोल्ड अबाउट द वेदर का मतलब होता है शिक्षक ने जो है वह मौसम के बारे में बताया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस का चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोगों को पता है कि टेल अ लाई एक फ्रेज होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ही विल नेवर स्पीक लाई, ये भी गलत। टेल ए लाई होता है जो कि नहीं है, गलत। से ए लाई नहीं होता है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ही विल नेवर टेल ए लाई का मतलब होता है वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। इस तरह से ये आपका जो है वह टेल ए लाई से कई बार आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सी इज प्लीज डैश मी। देखिए यहाँ पे एक शब्द है प्लीज्ड। प्लीज्ड का मतलब होता है खुश, प्रसन्न। अगर कोई किसी से खुश होता है तो वहाँ पर हम लोग विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अगर कोई किसी से खुश होता है तो वहाँ पर हम लोग किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं बाबू, विद प्रीपोजिशन का। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी इज प्लीज्ड विथ मी का मतलब होता है वह हमारे से प्रसन्न है, हमसे खुश है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यू डैश गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, टाइम ऑफ एडवर्ब आपका क्या है, टुमारो। टाइम ऑफ एडवर्ब टुमारो है, इट मीन्स क्या है कि ये जो है वह फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है बाबू, फ्यूचर को। और फ्यूचर का अगर कोई नॉर्मल सेंटेंस हो तो उसको हम लोग सिंपल फ्यूचर में समझते हैं, और सिंपल फ्यूचर में समझते हैं। और सिंपल फ्यूचर का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस मेन वर्ब का पहला रूप प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा आएगा वो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी विल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, ही हैज ब्रोकन हिज लेग शो ही डैश प्ले फुटबॉल। देखिए यहाँ पे क्या है, फुटबॉल खेलना ये हमारी कैपेसिटी या एबिलिटी है। तो देखिएगा यहाँ पे कैपेसिटी की अगर बात की जाए, एबिलिटी की बात की जाए, तो कैपेसिटी और एबिलिटी को दर्शाने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग। तो कैपेसिटी और एबिलिटी को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग। देखिए ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग, उसने अपना पैर तोड़ लिया है, इसलिए। अब देखिए पैर तोड़ लिया तो कोई फुटबॉल कैसे खेलेगा, तो यहाँ पे सिर्फ कैन का प्रयोग करना जो है वह अनफेयर रहेगा। तो क्या होना चाहिए, कैन नॉट का प्रयोग होना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप साफ साफ शब्दों में समझ लीजिए कि ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग, उसने अपना पैर तोड़ लिया है। तो अगर हम सूट देते तो क्या उसे फुटबॉल खेलना चाहिए, पैर टूटा में फुटबॉल खेलेगा क्या, नहीं। मस्ट अवश्य खेलेगा क्या, नहीं। तो ये दोनों तो ऐसे भी गलत है। अब देखिए हम लोग क्या है, नीड्स नोट का जो है वह प्रयोग ही नहीं करते। जब भी अगर मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी प्रयोग करना होगा तो नीड नोट का करेंगे। तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शन तो ऐसे भी आपका क्या हो रहा, गलत हो रहा। और इतना आसान पैटर्न हम लोगों का कर दिया है कि अगर हम लोग ऑप्शन को गौर से देखें तो 3 ऑप्शन ऐसे ही आपका जो है वह एक पल में क्लिक हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही शब्द का जो है वह उच्चारण को चुनना है कि कौन सा शब्द का सही उच्चारण है। यहाँ पे शब्द है इंटेलिजेंट, INTELLIGENT। इंटेलिजेंट मतलब मेधावी होता है। अगर देखें तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। लेट मी डैश द क्लासरूम प्लीज। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा क्या, लीव। लेट मी लीव द क्लासरूम प्लीज, मुझे क्लासरूम छोड़ने दो कृपया करके। लेट के बाद जो है वह क्या है, अगर मी हो, यानी लेट के बाद तो ऐसे भी ऑब्जेक्टिव के साथ, उसके बाद हम लोग वेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बाबू, वेयर इन्फिनिटिव, ये याद रखेंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलें। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चुनना है। अब देखिए यहाँ पे सब सेंटेंस में नाउ लगा हुआ है, तो जिसमें नाउ लगा हुआ है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो। ये तो बात बताए कि अगर किसी सेंटेंस में नाउ लगा हो, एट प्रेजेंट लगा हो, एट मोमेंट लगा हो,
एट द मोमेंट लगा हो, इस तरह का कुछ भी टाइम ऑफ एडवर्ब लगा हो, करेंटली लगा हो, दिस मॉर्निंग लगा हो, दिस इवनिंग लगा हो, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा। वो किस में होगा बाबू? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब में इज एम आर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए आप क्या है कि सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद वर्ब का चौथा रूप तो आएगा नहीं, ये गलत। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब का तीसरा रूप आएगा नहीं बिना ऑक्सिलरी वर्ब के, और विल के बाद वर्ब का पहला रूप होता है, ये चौथा रूप है। तो ऐसे भी 3 ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। इस हिसाब से भी देखें तो चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है श्याम आस्क्ड हर इफ, देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, यहाँ पे वाज होगा तो यहाँ पे वॉज होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको हम लोगों को जो है हुआ डायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। किस में करना है? डायरेक्ट नरेशन में। आपको कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे ये आपका श्याम है, सब्जेक्ट आपका श्याम रहेगा। अब आस्क्ड लगा हुआ है, तो आस्क्ड लगा हुआ मतलब यहाँ पे कोई रिपोर्टेड आपका वर्ब में कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है नहीं, तो पहला विकल्प तो हमारा ऐसे ही खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब आपका जो है वह आस्क्ड है तो टोल्ड होने का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम लोग सेड टू को आस्क्ड में चेंज करते हैं मोस्टली अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका रिपोर्टेड वर्ब में हो तो अब इस दोनों में से चयन करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है? शी। अब देखिए यहाँ पे ये यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज हुआ होगा? तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हुआ होगा, इसलिए यहाँ पर जो है हुआ क्या लगा? यू। अब इसी को हम लोग चेंज करके देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। देखिए श्याम है तो श्याम लिख देंगे, सेड टू किस में बदल जाएगा? आस्क्ड में। हर है तो हर हो जाएगा। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के बदले इफ, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार सी। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि ये पास्ट में तो ये भी पास्ट में, तो ये हो जाएगा वॉज, और इल है तो इल, यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है आर यू कमिंग विथ अस, ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पर देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में इसको क्या करना है? चुनना है। आर यू कमिंग विथ अस, ही आस्क्ड मी। अब देखिए ही आस्क्ड मी, चूंकि यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ही आस्क्ड है तो ही आस्क्ड नहीं रहेगा। अब ये आस्क तो होगा नहीं, ही हैड आस्क्ड भी नहीं होगा, और ही विल आस्क भी नहीं होगा। तो 3 विकल्प तो ऐसे ही आपका खत्म हो गया। तो राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है। इस हिसाब से भी बना सकते हैं। अब इसको हम लोग बना करके भी चेक करें। ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कोमा के बदले इफ। अब देखिए यहाँ पे क्या है? यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है? मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आई, और आई के साथ देखिए क्या हो जाएगा? पास्ट फॉर्म में वॉज लगेगा। चूंकि यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। और यहाँ पे गोइंग विथ, अब देखिए यहाँ पे अस जो है हुआ क्या? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? ही है। अब ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? देम। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लर्निंग डैश इज नॉट ईजी। देखिए हम लोग बोलते हैं कि लर्निंग इंग्लिश इज नॉट ईजी, लर्निंग फ्रेंच इज नॉट ईजी, तो उसी प्रकार से क्या है? लर्निंग टर्किश इज नॉट ईजी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है आ रिटेन अ स्टेटमेंट और ऑथिस। जो रिटेन अ स्टेटमेंट होता है या कोई शपथ होता है तो उस शपथ पत्र को हम लोग बोलते हैं एफिडेविट। क्या बोलते हैं बाबू? एफिडेविट, जो हम लोग कोर्ट से करवा करके लाते हैं किसी भी गलत चीज़ को सुधारने के लिए, तो एफिडेविट होता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। कई बार पूछा गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जॉन डनी इज अ डैश पोएट। देखिए यहाँ पे क्या है? जॉन डनी जिन्होंने जो पोएम लिखी है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट, इन्होंने जो पोएम लिखा है एक लव पोएम है, और इसके जो पोएट हैं जॉन डनी वो मेटाफिजिकल पोएट है। कैसे पोएट है बाबू? मेटाफिजिकल पोएट है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको निश्चित रूप से याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच को जो है वो किस रूप में आप जानते हैं? तो उसको हम लोग रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें।
एंड द नाइटिंगेल इज डम इज फ्रॉम, एंड द नाइटिंगेल इज डम, ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है? तो देखिए यहाँ पे क्या है कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से ये लिया गया है, और नाउ द लिप्स आर जो फॉलिंग फास्ट है इसके जो लेखक हैं ये W.H. ऑडेन है, और W.H. ऑडेन जो है हुआ ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, यानी ब्रिटिश राइटर रहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और ये नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट जो पोएम है इसमें फ्रस्ट्रेशन, ह्यूमन फ्रस्ट्रेशन का जिक्र किया गया है। किसका जिक्र किया गया है? ह्यूमन फ्रस्ट्रेशन का, मानव के जीवन में आने वाली निराशा के बारे में बात किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है रूपर्ट ब्रूक प्रेजेस, रूपर्ट ब्रूक किसकी प्रशंसा करते हैं? तो देखिए यहाँ पे क्या है, बात हम लोग रूपर्ट ब्रूक की कर लेते हैं। रूपर्ट ब्रूक जो है वह एक सोल्जर होते हैं और बिलोंग टू इंग्लैंड, बिलोंग टू इंग्लैंड। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से। और जब सोल्जर हैं इंग्लैंड से बिलोंग करते तो स्वाभाविक है कि इंग्लैंड की प्रशंसा करेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, यानी इंग्लैंड की प्रशंसा करते हैं। यहाँ पे रूपर्ट ब्रूक को हम लोग वॉर पोएट के रूप में भी जानते हैं, तो इसे याद रखिएगा। और इन्होंने जो आपका पोएम लिखा है उसका नाम है द सोल्जर, और द सोल्जर भी जो है वह क्या है? वॉर सनेट है। क्या बाबू? वॉर सनेट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है वॉल्टर डीलामेर मेक्स अस अवेयर ऑफ, वॉल्टर डीलामेर हम लोगों को किसके बारे में जो है वह जागरूक कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं, सजग कर रहे हैं? तो अवेयर के साथ आप प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो वॉल्टर डीलामेर हम लोगों को जो है वह क्या है, किसके बारे में सजग कर रहे हैं? तो कहते हैं क्या कि वॉल्टर डीलामेर कहते हैं क्या कि इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी आधुनिक जीवन का जो अमानवीय स्थिति है उसके बारे में जो है वह वॉल्टर डीलामेर हम लोगों को सजग कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहते हैं व्हाट अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन विच इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, डॉक्टर जाकिर हुसैन के हिसाब से जो है वह राष्ट्र निर्माण का जो है वह मुख्य औजार क्या होना चाहिए? देखिए यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात कर लेते हैं। 1967 में वो प्रेसिडेंट बने। क्या बने बाबू? प्रेसिडेंट बने इंडिया का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ से देखिए क्या है, इसके पहले वो जो है वह गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके थे। तो जब ओथ सेरेमनी में वो भाषण दे रहे थे तो वहीं पे वो कह रहे थे कि एडुकेशन से बड़ा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, अगर किसी राष्ट्र को हम बिल्डअप करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा वो क्या है? एडुकेशन। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहते हैं इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, देखिए यहाँ पे क्या है, कहता इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, मतलब अंग्रेजी जन्नत में जो है एकदम शांति से उसके जो है वह आगोश में जो है वह समा जाने की बात कर रहा है। तो कौन बात करेगा भाई? तो यहाँ पर देखिए क्या है, जो रूपर्ट ब्रूक हैं वो ऐसी बातें कह रहे हैं कि मर करके जो है वह हम अंग्रेजी मतलब जो है इंग्लैंड रूपी जन्नत के लिए जो है वह इंग्लैंड रूपी जन्नत में हम सदा के लिए जो है वह क्या हो जाएंगे? शांति से सुकून से जिएंगे। तो ये लाइन जो है वह द सोल्जर से लिया गया। कहाँ से लिया गया बाबू? द सोल्जर से। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और वैसे भी इंग्लिश हेवन का मतलब होता है कि अंग्रेज माफ करें इंग्लैंड रूपी जन्नत। तो इंग्लैंड का जिक्र द सोल्जर पोएम में पोएट बार बार करते हैं, तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं इन सब चीज़ों को। कहते हैं एंड द एक्टिव हैंड मस्ट डैश ऑन द लॉनली सेपरेटेड नी, देखिए ये नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया लाइन है। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट यहाँ से, और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? W.H. ऑडेन। और इसमें किसकी बात की गई है? तो ह्यूमन फ्रस्ट्रेशन की बात की गई है, इसको भी याद रखना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि ये जो हमारा एक्टिव हैंड है एक दिन फ्रीज होकर के दोनों घुटने पर रखा जाएगा, यानी हम समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रीज। क्या कहता है? एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज ऑन द लॉनली सेपरेटेड नीज, यानी ये जो हमारे चंचल हाथ है वो फ्रीज होकर के जाम होकर के जो है वह घुटनों पे रखा जाएंगे।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटेन बाय। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड जो है वह लिखी गई है, किन के द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा। किन के द्वारा लिखी गई है बाबू? बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा। देखिए यहाँ पे इनके बारे में जान लेते हैं। ये मैथमेटिशियन है, ये ब्रिटिश फिलोसफर हैं, ये ब्रिटिश फिलोसफर हैं, 19 हिस्टोरियन भी हैं, 1950 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर के लिए। नोबेल प्राइज़ मिला है, किस में लिया? लिटरेचर के लिए। ये तमाम जानकारी आपको याद रखनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वॉल्टर डिलामेर वॉज बोर्न। वॉल्टर डिलामेर जो है वो कब जन्म लिए? तो एन एपिटैफ नामक पोयम आपके चैप्टर में लिखा है इन्होंने, एन एपिटैफ, ठीक है ना, एन एपिटैफ। और एन एपिटैफ पोयम के जो लेखक हैं वॉल्टर डिलामेर, इनको हम लोग चिल्ड्रेंस पोएट के नाम से भी जानते हैं, चिल्ड्रेंस पोएट। इनकी एक रचना है पीकॉक पाई, पीकॉक पाई और सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, ये दोनों इनकी बहुत इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं कंपोजिशन है। और इनका जो जन्म हुआ था 1873 में। कब हुआ था? 1873। और 1956 में इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। 1956 में इनका डेथ हो गया था। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे ये भी जान लेते हैं। ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे बाबू? इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। तो इस प्रकार से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन। बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज लिटरेचर के क्षेत्र में कब दिया गया था? तो 1950 में। अभी जस्ट बताए थे कि 1950 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंग्लिश यूज्ड फ्रॉम 15th सेंचुरी इज कॉल्ड। मतलब 15वीं शताब्दी के बाद, करीब करीब बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा कि 1453 AD के बाद ये जो पीरियड है वो पीरियड हमारा जो है वह मॉडर्न इंग्लिश है। यानी 15वीं शताब्दी से जो शुरुआत हुई है वो मॉडर्न इंग्लिश की है। बात हम लोग मिडिल इंग्लिश पीरियड की कर लेते हैं तो 1066 AD से लेकर के करीब करीब 1453 AD तक का जो पीरियड रहा वो किसका रहा? मिडिल इंग्लिश पीरियड का रहा। और अगर 5th सेंचुरी से हम लोग बात कर लेते हैं, 5th सेंचुरी से लेकर के 1066 ईस्वी तक, तो वो ओल्ड इंग्लिश पीरियड रहा। और इससे क्वेश्चन रहता है, इसलिए आप इसको निश्चित रूप से याद रखिएगा कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड का जो है वह कहाँ से कहाँ तक जो है वह टेन्योर रहा, आपका मॉडर्न इंग्लिश पीरियड कब से शुरू हुआ, आपका मिडिल इंग्लिश पीरियड कब से शुरू हुआ। ये बहुत बार पूछा गया है। द वेस्टलैंड इज रिटन बाय। देखिए यहाँ पे वेस्टलैंड जो है वह एक पोएम है। कई बार पूछ दिया जाता है कि ये वेस्टलैंड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पोएम है जो कि T.S. इलियट के द्वारा लिखी गई है। किन के द्वारा लिखी गई है? T.S. इलियट। बात T.S. इलियट की करें तो 1948 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। 1948 में इनको क्या मिला बाबू? नोबेल प्राइज़ मिला है। और यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में इनकी एक रचना है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, आप इसे याद रखिएगा। इनका जन्म तो वैसे USA में होता है, लेकिन बाद में ये कहाँ सेटल कर जाते हैं? इंग्लैंड में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत। अंग्रेजी भाषा जो है वह संस्कृत से क्या है? काफ़ी युवा है, क्योंकि संस्कृत भाषा बहुत पौराणिक भाषा है, वेदों की भाषा है, तो ये हजारों साल पुरानी भाषा है। और अंग्रेजी तो हाल की भाषा है, तो हम लोग कहेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर देन, क्या है? यंगर। चूंकि यहाँ पर देखिए क्या कॉम्परेटिव शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो आपको यहाँ पे कोई कॉम्परेटिव वर्ड चुनना होगा। तो उस हिसाब से ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे भी आपका गलत है, इस दोनों में चुनना है। तो इंग्लिश ओल्डर नहीं है, पुरानी भाषा नहीं है संस्कृत से, तो क्या है? संस्कृत से नई भाषा है, इसलिए हम यहाँ पे यंगर का चयन किए, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलो। आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट मैसनरी बिकॉज। हमारे पूर्वजों ने मैसनरी का आविष्कार नहीं किया, क्यों?
ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते थे मैसनरी का आविष्कार करना, जानते थे, लेकिन वह यह भी जानते थे कि अगर हम मैसनरी का आविष्कार करेंगे तो ये हमको आलसी बना देगा और फिर हम जो है वह क्या हो जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे। तो इसका मतलब राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी दे न्यू दैट, वे लोग जानते थे कि वी वुड बिकम स्लेव, हम लोग गुलाम हो जाएंगे अगर हम लोग टेक्नोलॉजी का आविष्कार करते हैं, मशीनरी का आविष्कार करते हैं तो हम लोग क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे, जैसे आज हम लोग हो गए हैं लगभग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एंड स्टूड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया है? देखिए यहाँ पे कहता है खड़ा हुआ, रुका और फिर पिया, फिर खड़ा हुआ। तो ये बात जो है वह स्नेक जो पोएम है, जो कि स्नेक पोएम से लिया गया है। और यहाँ पर देखिए क्या है, ये स्नेक पोएम में राइटर इस बात को बता रहे हैं, ये DS लॉरेंस ने इस पोएम को लिखा है। और स्नेक पोएम में ये सांप के बारे में कहा जा रहा है कि स्नेक जो है वह वाटर ट्रॉप पे आता है, वहाँ पे पीता है, फिर खड़ा होता है, फिर पीता है। और इन सबों को जो है, इन सब एक्टिविटीज़ को जो है वह पोएट देख रहे हैं, जो कि पैजामा में होते हैं, गर्मी का मौसम होता है ना, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो है वो कौन सी रचना लिखी है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत इज माई होम लिखी है, ये याद रखिएगा। ये एक स्पीच है, ये क्या है बाबू, स्पीच है, इसको याद रखना है। बाकी द आर्टिस्ट जो है वह एक शॉर्ट स्टोरी है, इसको याद रखना है। उसके बाद देखिए क्या, ए चाइल्ड इज बॉर्न क्या है, एक ऐसे है, ये भी याद रखिएगा। हाउ फ्री इज द प्रेस भी क्या है, ऐसे है, ये भी याद रखिएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिस्ट के जो लेखक हैं वो क्या है, सीगा नोया है। उसके बाद देखिए चिल्ड्रेन इज, ये ए चाइल्ड इज बोर्न का लेखक कौन है, जर्मेन ग्रीर। और हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक कौन है, डोरथी एल सेयर्स। इस प्रकार से अगर आप याद रखेंगे कौन सा जो है वह चैप्टर, कौन सा जो है वह ये लिटरेचर का पार्ट है, दूसरा जो है इसके राइटर कौन है, तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका कवर होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैकबेथ एंड जूलियस सीजर। देखिए मैकबेथ और जूलियस सीजर दोनों, जैसे जूलियस सीजर में जूलियस को मार देता है जो है ब्रूटस लास्ट में, तो क्या है कि मैकबेथ और जूलियस सीजर दोनों के दोनों ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी। और ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है, वैसा जो है नॉवेल, वैसा स्टोरी जिसका अंत जो है वह सैड से हो, दुख से हो, जिसका अंत क्या है, इंड्स विथ सैड, इंड्स विथ सैड, जो सैड से अंत करता है उसको ट्रेजेडी बोलते हैं। और कॉमेडी जो होता है वह होता है इंड्स विथ हैप्पीनेस, जो खुशी से अंत करता है, तो जो खुशी से अंत करता है उसको कॉमेडी बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये दोनों मैकबेथ और जूलियस सीजर वो शेक्सपियर की बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सावित्री इज रिटन है। देखिए सावित्री एक पोएम है और अरविंदो घोष के द्वारा लिखी गई है। ये एक पोएम है, इसको भी दिमाग में रखना है, और अरविंदो घोष के द्वारा लिखी गई। उन्होंने अपने से स्वयं से रिलेटेड ये पोएम लिखा है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव टिल नाउ। कहते हैं गांधी जी कि आखिर कुछ तो बात हिंदुइज्म में है जो आज तक अपनी सभ्यता को बचाए रखा है। तो ये बात जो है वह गांधी जी अपने ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में करते हैं। यहाँ पे ये बातें कौन कर रहे हैं, गांधी जी कर रहे हैं, महात्मा गांधी जी कर रहे हैं। किस चैप्टर में कर रहे हैं, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में कर रहे हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, ऐसे है। द अर्थ क्या है, शॉर्ट स्टोरी है। भारत इज माई होम क्या है, एक स्पीच है। और आई हैव ए ड्रीम भी क्या है, एक स्पीच है। तो इस प्रकार से हम लोगों को सभी चीज़ों के बारे में जानकारी रखनी है, कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द। कहते हैं कि राधा कृष्णन ने कभी अपना विश्वास नहीं खोया। किस चीज़ में नहीं खोया, तो राधा कृष्णन ने अपना विश्वास जो है एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, ठीक है, मानवता के लिए आवश्यक कार्यों में, मानवता के लिए ज़रूरी कार्यों में कभी अपना विश्वास नहीं खोया, यानी मानवता में विश्वास नहीं खोया, लोगों के दिल पे हमेशा राज करने का काम किया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस।
कौन जो है वह छोटे छोटे गांव से ही संतुष्ट थे। तो देखिए हमारे जो पूर्वज थे, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज जो थे, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। और यहाँ पर जो है वो गांधी जी कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो छोटे छोटे घरों से ही संतुष्ट थे, वो शहर जाना पसंद नहीं करते थे, उनको शहर जाना बोझ लगता था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, लगभग हर साल रिपीट हो जाता है ये क्वेश्चन कि जो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट है वो किस पीरियड में जो है वो आया था। तो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जो इंग्लिश में बहुत बड़ा चेंज लाया, मेजर लिंग्विस्टिक चेंज भी इसको कहते हैं, और ये जो आया वो मिडिल इंग्लिश पीरियड में आया। कब आया बाबू? मिडिल इंग्लिश पीरियड में, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहते हैं एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लीज दैट वी शैल। ये जो लाइन है, ये लाइन आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आई हैव ए ड्रीम। और आई हैव ए ड्रीम क्या है? एक स्पीच है, और ये स्पीच मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया था 28 अगस्त 1963 को। कहाँ दिया गया था? लिंकन मेमोरियल हॉल, वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको वहाँ पे बताया गया था कि एंड एज वी शैल वॉक वी मेक द प्लीज दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। मतलब ये अपील कर रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर कि अगर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये शपथ लें कि आगे ही बढ़ते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑलवेज मार्च अहेड, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, एक बार लाइक बटन को हिट कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।